नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, ये असाइनमेंट पे चर्चा का सीरीज़ है जो 2025 अप्रैल साइकिल का है। आज के असाइनमेंट के वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस के असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे कि उसके आंसर्स को किस तरीके से हम लोग लिखें ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये सेमेस्टर 4 अप्रैल साइकिल 2025 का असाइनमेंट है जो फिनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के भी स्पेशलाइजेशन में कई बार आता है। अब असाइनमेंट बनाने से पहले हम लोग उसकी गाइडलाइन को समझेंगे कि हम लोग अपने असाइनमेंट में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे हम लोग का असाइनमेंट अच्छा बने और उस पे कॉपी केस का इशू ना मिले। तो सबसे पहले आपको कॉपी पेस्ट को अवॉइड करना हो कि आपने इंटरनेट से कहीं से आंसर कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, किसी भी जगह से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ये आपको नहीं करना है। आपको अपना कंटेंट जितना हो सके उतना यूनिक बनाना है और जितना हो सके उसे प्राइवेट रखना है, ना कि अपने दोस्तों को शेयर कर दिए या फिर कहीं से ले लिए। आपको शेयर नहीं करना है। अपने चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो क्लासमेट हो, चाहे वो आपके भाई बंधु भी अगर उसी एमबीए कोर्स में अगर एमबीए कर रहे हैं, तो उन सभी से बचा के रखना है, प्लेगरिज्म फ्री रखना है। आपको एक वर्ड लिमिट जो दिया गया है, उस वर्ड लिमिट लिमिट के आसपास रहना है। 1000 वर्ड लिमिट दिया है तो आपको 1100 वर्ड के आसपास रहना है, या 500 वर्ड लिमिट दिया है तो 600 वर्ड लिमिट के आसपास रहना है। किसी भी तरह के का लिंक शेयर अपने असाइनमेंट के अंदर नहीं करना है कि आपने कहाँ से वो कंटेंट लिया है, उसका लिंक आपने नीचे लास्ट एक असाइनमेंट के लास्ट पेज में डाल दिया है। ये चीज़ नहीं करना है। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान पे रखते हुए अपने असाइनमेंट को बनाओगे तो आपको कहीं से भी कॉपी केस का इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। तो गाइडलाइन तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो हम लोग का 10 मार्क्स का पेपर है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दूंगा, और ज़रूरी नहीं कि आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे वो सभी आपके बुक में मिले। आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसके बारे में आपको लिखना है। और वो सभी का एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ से लेंगे, क्या लेंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस आपको ये बताऊंगा कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज में आप जहाँ से ये सब पॉइंट्स लेकर लिख सकते हो। याद रखिए कि आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर्स को लिखना है। जैसा इंटरनेट में या जैसा बुक में लिखा है एकदम सेम टू सेम नहीं लिखना है। आप अपने फ्रेंड को इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर शेयर करते हो तो उम्मीद कीजिएगा कि आपका वो दोस्त ये वीडियो देखने के बाद भी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आपका वर्ड टू वर्ड ना लिख दे। अगर ऐसा लिखता है तो आपको ज़ीरो और उसे भी ज़ीरो मिलेगा। अब फॉन्ट साइज़ की बात करें तो आपको एरियल यूज़ करना है और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में, और साइज 12, इससे ज़्यादा और इससे अलग कुछ नहीं यूज़ करना है। तीसरा, किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, ना कि हाईलाइट कलर का, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है येलो कलर से, वो आपको नहीं करना है। आपको नीट एंड क्लीन आपको आंसर्स अपने बनाकर देने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि व्हेन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF conducts a comprehensive analysis of a specific economy, why does the balance of payments often emerge as a crucial component? IMF जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कंडक्ट करता है किसके ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, जो स्पेसिफिकली इकोनॉमी के ऊपर इमर्ज्ड है। और वो ये देखना चाहता है कि ये कंपोनेंट इतना क्रूशियल क्यों है। How does the paradigm shift when viewed from the perspective of the current account? और ये paradigm shift कब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव में, और इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका रोल क्या है, इन सब के बारे में बताना है कि इनका व्यू बताइए। किनका व्यू बताना है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, और इनका रोल क्या है इनके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इनके कंटेक्स्ट पे आपको बताना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अकाउंट्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल इकोनॉमी हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। साथ में आपको इसके सिग्निफिकेंट भी बताने, इन दोनों अकाउंट के अंडरस्टैंडिंग में कि इकोनॉमी हेल्थ पे इसका क्या ओवरऑल पड़ेगा, रिएक्शन क्या पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री में क्या इसका व्यू पड़ेगा, ओवरऑल इसका एक इफेक्ट कितना होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो हम लोग अपने ई बुक और हार्ड बुक के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ई बुक में चलते हैं। जो मैंने यहाँ पे पेज नंबर दे रखे ई बुक में, वो आप ई बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो मिलेगा, और हार्ड बुक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 124 पेज पे आपको जाओगे तो मिलेगा।
अब हमें ऐड क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इनके बारे में आपको डिटेल ब्रीफ में आपको आंसर्स लिखने, डिटेलिंग के साथ आपको आंसर पैटर्न जो होगा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के पैटर्न में आपको आपके आंसर्स को लिखने हैं, जो 10 मार्क्स के लिए होगा 1100 वर्ड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। और जो 500 मार्क्स के लिए होगा, सॉरी 500 वर्ड्स के लिए होगा, उसमें आपको 600 मैक्सिमम वर्ड्स लिखने हैं। तो हम लोग ई बुक की तरफ चलते, तो यहाँ पे पेज नंबर 131 में है। तो हम लोग ई बुक में आते हैं, जो मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं 131 पेज नंबर के अंदर। तो 131 पेज में 4.2 के अंदर आना, जहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो आपको सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताना है, उसके बाद 4.3.1 में आना है। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, जिसके बारे में आप चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो उसके बाद ही उसके ठीक नीचे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी आया हुआ है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही शुरुआत करोगे, कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के अंदर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनका रोल ये सब होता है। इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर पे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स पे ये किस तरीके से काम करता है। हर चीज़ आपको बताना है, जो आपको पेज नंबर 138 तक आपको इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इन डिटेल तक आपको खुद पढ़ना है और खुद पढ़कर इसे अच्छे से समझाते हुए आपको लिखना है। हर एक पॉइंट रोल भी लिखना है, इंपॉर्टेंस भी लिखना है, इनके डेफिनेशन को भी समझाना है। 4.3.2 के अंदर भी आपको कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बताया गया है, यह भी लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी IRP इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू करेंसीज। जो कॉन्सेप्ट है IRP का, वो किस तरीके से एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है बिटवीन टू करेंसीज के अंदर। सपोज कीजिए इंडियन INR और USD के बीच में किस तरीके से एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस कर होता है IRP के थ्रू, ये आपको इस कॉन्सेप्ट को बताना है। व्हाट आर द की मैकेनिज्म थ्रू विच IRP अफेक्ट्स द इकोनॉमिक इंटररिएक्शन इंटरैक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ टू इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज। आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ की भी बताना है IRP का, ये किस तरीके से इकोनॉमिक को भी अफेक्ट करता है उसके इंटरैक्शन में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ टू इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज, जो दो अलग अलग कंट्री के इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज है, उन पे किस तरीके का इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, इसके बारे में भी आपको बताना है। इनके जो की मैकेनिज्म्स पॉइंट्स होने वाले हैं वो बताइएगा। हाउ डज दिस पैरिटी हेल्प इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आपको इनके जो पैरिटी है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, इनको मेंटेन करने में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इक्वली मेंटेन करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये सब भी आपको बताना है। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ IRP ऑन द एक्सचेंज रेट डायनामिक बिटवीन दीज इकोनॉमिक्स। और आपको इनके इम्प्लीकेशंस को भी बताना है, जो एक्सचेंज रेट डायनामिक्स के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में, IRP और एक्सचेंज रेट के बीच में जो डायनेमिक है इन इकोनॉमिक्स के अंदर, उनके इम्प्लीकेशंस को भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 192 5.2.2 के अंदर ये सारे इनके IRP के बारे में बताया गया है, उसे बताना है। जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज को एक्सप्लेन करके अच्छे से 1000 वर्ड के लिए लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 192 पेज में चलते हैं। तो 192 पेज में हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी के बारे में बताया गया 5.2.2 में। अब उसके बाद ये हमें लिखने के बाद हमें 5.2 में चलना होगा, जो 176 पेज में है, 182 पेज में, 182 पेज में जो है, इसके नीचे 5.2 में एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है, जिसे आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। और उसके बाद 197 पेज में आना है, 197 197 पेज में आना है, और 197 में आपको यहाँ पे कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के बारे में बताया गया, इसे आपको समझाकर लिखना है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको बताकर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है 1000 वर्ड के लिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पे। तो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर आपको अपने बुक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इंटरनेट से भी पूरा कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना, उसे आपको अपने तरीके से चेंज करके यूनिक बनाकर लिख कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3A और 3B दो आंसर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, उन दोनों का आपको जवाब 500 वर्ड्स के लिए देना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इन द रियल्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट सिग्निफिकेंस डज एन एक्सपोर्ट अर्नर्स फॉरेन करेंसी EEFC अकाउंट होल्ड फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। एक रियल्म इंटरनेशनल ट्रेड है जहाँ पे आपको EEFC का सिग्निफिकेंस बताना है कि वो ग्लोबल ट्रेड में किस तरीके से ये अकाउंट होल्ड करता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। हालांकि इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको इनके बारे में ही एक्सप्लेन करना है 500 वर्ड्स के लिए। हाउ डज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन EEFC अकाउंट फैसिलिटेट द रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू द डोमेस्टिक करेंसी। साथ में ये भी बताना है कि इस अकाउंट के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी ये किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को रिटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को रिटेन करता है, और विदाउट कन्वर्टिंग देम डोमेस्टिक करेंसी पे किस तरीके से ये फैसिलिटेट करता है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। व्हाट आर द की बेनिफिट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अकाउंट। इनके बेनिफिट्स क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है इस अकाउंट के एक्सपोर्टर्स इन मैनेजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। Explain the role of EEFC accounts in enhancing trade efficiency and फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। आपको साथ में इन अकाउंट्स के रोल्स को भी इन्हांस करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, इनके एफिशिएंसीज को, इनके फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो बुक के अंदर एक्सपोर्ट अर्नर्स फॉरेन करेंसी एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आपको जो बताया गया EEFC के बारे में, जो बुक के अंदर वो छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपको इसे बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से इसके बारे में लिखना है कि इनके बारे में बताओ, इनके रोल, इनके इंपॉर्टेंस, इनके सिग्निफिकेंस, इनके कैरेक्टर्स, हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके 500 वर्ड्स के लिए लिखना है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 73 में चलते हैं 2.4.5 में। तो पेज नंबर 73 में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे 2.4.5 में आया है EEFC अकाउंट्स, जहाँ पे आपको पूरा चीज़ बताया गया है 73 पेज नंबर से लेकर 74 पेज नंबर में FNCR के ऊपर तक। तो आपको इसे पूरा पढ़ना, और इसे पढ़ने के बाद आपको अपने वर्ड में लिखना है। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके लिख सकते हो। इसमें हालांकि ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि आपके जो बुक में कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत छोटा सा है, तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का था। अब क्वेश्चन नंबर 3B का आंसर पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हाउ डज ट्रांसलेशन रिस्क इमर्ज एज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिस्क। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ट्रेड ट्रांसलेशन रिस्क के बारे में बताना है कि ये किस तरह का क्रिटिकल कंपोनेंट है फॉरेक्स रिस्क के लिए। व्हाट आर द अंडरलाइंग फैक्टर्स, इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या है दैट कंट्रीब्यूट टू ट्रांसलेशन रिस्क, जो ट्रांसलेशन रिस्क में कंट्रीब्यूट करता है, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट वैल्यूज, और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एसेट वैल्यूज में। हाउ डू फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स एक्सलरेट exacerbate the risk फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और ये इनका ये जो फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट्स के अंदर एक्सलरेट किस तरीके से ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में इसके रिस्क को चेंज करता है, किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है एक्सचेंज रेट में, और किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ आपको बताना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन रिस्क इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट, और इसके सिग्निफिकेंस को भी बताना है एक ब्रॉडर वे में कि फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट में ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर ई बुक के अंदर 265 6.11.3 में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन रिस्क, एंड इसका एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 265 पेज में हम लोग जाते हैं। 265 में पेज में हम लोग को ट्रांसलेशन रिस्क के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। तो इसे आपको बढ़ा चढ़ाकर 500 वर्ड के लिए लिखना है, जहाँ पे आपको 100% है कि एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके इसे बताना है। इस आंसर्स को, इन आंसर्स को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो इसके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू मदद मिल सके और वो अपना असाइनमेंट क्लियर कर सके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको दूसरे किसी सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए, एक ब्रीफ वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस तरीके से बनाए, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो आप लोग हमारे बताए गए ईमेल आईडी
पे अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा उस साइकिल के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।